दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि माया जी और सौरभ जी का बड़ा बेटा अखिलेश, पता नहीं क्यों माया जी उससे सौतेला व्यवहार करती थी, जबकि अखिलेश की पत्नी साक्षी ने हर तरह से पता कर लिया था। अखिलेश माया जी का अपना सगा बेटा था, लेकिन माया जी के लिए बाकी के दोनों बच्चे, छोटा बेटा निखिल और बेटी तनुजा और दामाद गौरव ही बस अपने थे। और इसी अपनेपन में माया जी ने अपनी एक बहुत बड़ी ज़मीन बेचकर अपने नक्कारे छोटे बेटे निखिल की नौकरी का इंतज़ाम किया था, जिसकी वजह से साक्षी बहुत चिढ़ गई थी और अखिलेश के साथ घर छोड़कर जाना चाहती थी। और माया जी गुस्से में साक्षी को रास्ते से हटाने के लिए उसके दूध में जहर मिला देती है, जिससे कि साक्षी बच जाती है। और फिर गुस्से में अखिलेश साक्षी और अपने बच्चे को लेकर उस घर से चला जाता है। लेकिन साक्षी के मन में बस यही सवाल है कि आखिर माया जी उसके पति और अपने बड़े बेटे अखिलेश और उसके परिवार के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों करती है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। साक्षी और अखिलेश अब एक अलग किराए के घर में रहते थे, पर माया जी को यह बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि अब अखिलेश उस घर का खर्चा नहीं चलाता था। अखिलेश के घर छोड़ते ही निखिल ने भी अपनी असलियत दिखा दी और अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा लिया, क्योंकि वह माँ बाप की जिम्मेदारियाँ नहीं निभाना चाहता था। अब माया जी और सौरभ जी अकेले उस घर में रह गए थे। बेटी तनुजा और दामाद गौरव वहाँ कभी कभी आते थे, लेकिन सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। जब भी वह वहाँ आते थे, उनका कोई ना कोई मकसद होता था, और फिर अपने मकसद को पूरा करके वह चुपचाप वहाँ से निकल जाते थे, क्योंकि वह भी माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी माया जी के लिए अभी भी उनके दोनों लाडले ही अपने थे। अखिलेश अब किसी भी कीमत पर घर वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, पर साक्षी और उसके बच्चे के साथ गलत हो यह वह कभी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। और साक्षी, वह भी किसी भी कीमत पर उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी। और इस बार तो माया जी ने हद ही कर दी थी। खैर, दिन ऐसे ही बीत रहे थे। साक्षी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, पर आज तक वह पता नहीं कर पाई थी माया जी के इस अनोखे व्यवहार का राज। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि इतने सालों से माया जी के इस अनोखे व्यवहार का राज एकाएक सबके सामने आ गया, और सब हैरान हो गए कि ऐसा भी हो सकता है, कोई औरत इतना भी नीच और घटिया काम कर सकती है। हुआ यह कि माया जी का लाडला बेटा निखिल अपने कुछ ज़रूरी कागज़ लेने के लिए घर आ रहा था, और स्टेशन से वह ऑटो से घर आ रहा था। लेकिन रास्ते में ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से निखिल और बाकी की सवारियों को अच्छी खासी चोट आ गई, और सबको पास के अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। जैसे ही माया जी और सौरभ जी को सूचना मिली, वह लोग दौड़ते हुए अस्पताल गए। निखिल का काफ़ी खून बह चुका था और उसे तत्काल खून की ज़रूरत थी। अस्पताल में और भी मरीज थे जो उस ऑटो हादसे में घायल हुए थे, और डॉक्टर इन सब में काफ़ी परेशान थे। निखिल का ब्लड ग्रुप उस वक्त अस्पताल में उपलब्ध नहीं था। माया जी और सौरभ जी को बहुत अच्छे से पता था कि निखिल और अखिलेश का सेम ब्लड ग्रुप है, इसलिए सौरभ जी ने तुरंत अखिलेश को फ़ोन लगाया और बोला कि निखिल का एक्सीडेंट हो गया है, उसे तुरंत खून की ज़रूरत है, तुम लोग आकर उसे खून दो। अखिलेश यह सुनते ही परेशान हो गया, और अखिलेश और साक्षी तुरंत अस्पताल पहुंचे। अखिलेश तुरंत ही निखिल को खून देने जाने लगा, लेकिन साक्षी के पास यह एक आखिरी मौका था माया जी के मुंह से सच निकलवाने का, क्योंकि उसे पता था कि निखिल में माया जी के प्राण बसते हैं, और अगर अभी निखिल की जान पर खतरा होगा तो माया जी हर हाल में सच बोलेंगी, और उसे हर हाल में सच जानना था। उसने अखिलेश का हाथ पकड़ लिया और बोला, अखिलेश, तुम निखिल को खून नहीं दोगे। सुनकर माया जी और सौरभ जी हैरान हो गए और बोले, साक्षी, यह क्या बकवास कर रही हो? निखिल की जान खतरे में है और तुम यहाँ अखिलेश को खून देने से मना कर रही हो। साक्षी ने तमतमाते हुए बोला, क्यों, मेरे दूध में जहर मिलाकर मुझे मारने की कोशिश की थी, तब शर्म नहीं आई थी? किसी की जान लेते हुए आज अपने बेटे की जान पर पड़ी है तो प्राण सूख रहे हैं आपके। अखिलेश ने बोला, साक्षी, अभी यह बातें करने का वक्त नहीं है। निखिल को अभी मेरी ज़रूरत है, और जो कुछ भी हुआ था उसमें निखिल का क्या दोष था? साक्षी अखिलेश को खींचकर किनारे ले गई और बोली, तुम परेशान मत हो, निखिल को तुरंत कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने आधे घंटे का वक्त दिया है खून का इंतज़ाम करने के लिए, और आधा घंटा काफ़ी है मम्मी जी से सारी सच्चाई बाहर निकलवाने के लिए, जो उन्होंने अपने दिल की गहराइयों में छुपा रखी है।
और आज अपने लाडले बेटे की जान पर आफत आई है, तब वह सच जरूर बोलेंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि निखिल को खून देने के लिए कोई नहीं आने वाला। अगर किसी और की गुंजाइश होती तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मम्मी पापा ने अभी तक इंतज़ाम नहीं कर लिया होता? तुम बस थोड़ा धैर्य रखो, मुझ पर विश्वास रखो, निखिल को कुछ नहीं होगा। बस कुछ देर सब्र कर लो मेरे कहने पर। और अगर इसके बाद भी तुम्हारी मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। निखिल की जान को मैं खतरे में नहीं डालूंगी, पर प्लीज़ मेरे कहने पर थोड़ी देर रुक जाओ। अखिलेश ने साक्षी की बात मान ली, क्योंकि शायद उसके पास भी यह आखिरी मौका था अपनी माँ के इस अनोखे व्यवहार की सच्चाई जानने के लिए। अस्पताल में बाकी के रिश्तेदार भी आ चुके थे और साक्षी ने अखिलेश का हाथ पकड़ रखा था। साक्षी ने माया जी से साफ साफ बोला, मम्मी जी, अगर आप चाहती हैं कि अखिलेश निखिल को खून दे तो आज आपको सच सच बताना पड़ेगा कि अखिलेश के साथ आप सौतेला व्यवहार क्यों करती हैं और अखिलेश को आपने जन्म दिया है या नहीं। इस पर सब लोग एक साथ बोल पड़े, अरे साक्षी, या तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम सबको इस बात के गवाह हैं कि अखिलेश तुम्हारी सास के गर्भ से ही पैदा हुआ है, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अखिलेश और तुम्हारे सास की शक्ल कितनी ज़्यादा मिलती जुलती है। अब अखिलेश के साथ यह ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं यह हमें नहीं पता। ऐसा बोलने वाले अखिलेश का खुद के चाचा और बुआ थे। साथ ही साथ अखिलेश की दादी भी वहां आ चुकी थी और वह भी यही बोल रही थी। साक्षी पहले भी यह बातें सुन चुकी थी, इसलिए उसने बोला, मैं तो वही पता करना चाहती हूँ कि अगर यह अखिलेश की सगी माँ है तो इन्होंने आज तक अखिलेश को वह प्यार क्यों नहीं दिया जो प्यार निखिल और तनुजा को देती है। और आज आपके पास आखिरी मौका है, या तो अपने मुंह से सारा सच बता दीजिए या तो अपने प्यारे लाडले बेटे को मौत के मुंह में जाने दीजिए, क्योंकि जब तक आप सच नहीं बताएंगी मैं अखिलेश को खून नहीं देने दूंगी। यह सुनकर माया जी हैरान हो गई और बोली, अखिलेश, तू पागल हो गया है क्या? तू अपनी बीवी के लिए अपने भाई की जान के साथ खेल रहा है। अखिलेश साक्षी की ओर देख रहा था और फिर उसने बोला, हाँ माँ, साक्षी सही बोल रही है, मैं निखिल को खून देने के लिए तैयार हूँ, पर पहले आपको सारा सच बताना पड़ेगा जो इतने सालों से आपने छुपा रखा है। आखिर सच क्या है माँ? आपका लाडला बेटा जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा है और आप आज भी सच नहीं बोलेंगी? माया जी अपने पति सौरभ जी की ओर देख रही थी। सौरभ जी हैरानी से माया जी की ओर देख रहे थे। सौरभ जी अखिलेश को समझाने की कोशिश कर रहे थे, बेटा तू कैसी बातें कर रहा है, कोई ऐसा सच नहीं है। माया ने ही तुझे जन्म दिया है। पता नहीं तुम लोगों को यह वहम क्यों हो गया है कि हम अखिलेश के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बेटा तू जल्दी से निखिल को खून दे, वरना उसकी ज़िंदगी को खतरा हो जाएगा। लेकिन अखिलेश अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था, क्योंकि उसने भी देख लिया था कि समय जैसे जैसे बीत रहा है माया जी और सौरभ जी की हालत ख़राब होती जा रही है और उन्हें डर लग रहा है कि निखिल को कुछ हो ना जाए। ऐसा डर उसने अपने लिए अपने माँ बाप के दिल में कभी नहीं देखा था। अब अखिलेश की दादी ने ज़ोर से बोला, देखो माया, मेरे पोते की ज़िंदगी का सवाल है। यह बात हम सब जानते हैं कि तुम अखिलेश के साथ सौतेला व्यवहार तो करती हो, लेकिन क्यों करती हो यह कोई नहीं जानता। अब तुम्हारे बेटे की जान पर आफत आ चुकी है, अभी भी तुम अपनी ज़ुबान बंद रखोगी? अरे कम से कम अब तो सच बोल दो, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। माया जी के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था और वह धम्म से ज़मीन पर बैठ गई, क्योंकि वह समझ गई थी अब सच बोलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। निखिल के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसके ननिहाल के लोग वहां पहुंच चुके थे और वह भी माया के मुंह से सच ही सुनना चाहते थे, क्योंकि माया के व्यवहार से तो हर कोई परिचित था, पर सच कोई नहीं जानता था। लेकिन अब अपने लाडले बेटे की जान बचाने के लिए माया जी ने बोलना शुरू किया, सच सुनना चाहता है ना तू? चल आज तुझे सारा सच बता ही देती हूँ। तू मेरा बेटा नहीं है, नहीं है तू मेरा बेटा, और इसीलिए मैं तेरे साथ सौतेला व्यवहार करती हूँ। तू सिर्फ अपने पिता का बेटा है, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूँ। सुनकर सब हैरान हो गए और माया की माँ ने बोला, यह कैसी बकवास कर रही है माया तू? मेरे सामने तुमने अखिलेश को जन्म दिया है और तुम बोल रही हो तुम उसकी माँ नहीं हो। और अखिलेश की दादी ने भी बोला, हाँ बिल्कुल, अखिलेश के जन्म के वक्त मैं भी अस्पताल में मौजूद थी और तुमने ही तो अखिलेश को जन्म दिया है। यह कैसी बातें कर रही हो तुम? अब आगे की बात सौरभ जी ने बोली, माँ, माया ठीक बोल रही है।
अखिलेश को इसने जन्म नहीं दिया है। सब हैरान होकर सौरभ की तरफ देखने लगे और उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज सौरभ जी और उनकी पत्नी एक बहुत बड़ा पाप इस दुनिया के सामने लाने वाले थे। सब हैरानी से सौरभ जी और माया जी की तरफ देख रहे थे। माया जी ने अपनी माँ की तरफ देखा और आगे बोला, माँ, मैं माया नहीं हूँ, मैं लतिका हूँ। लतिका? उस दिन लतिका नहीं मरी थी माँ, उस दिन माया मरी थी। सुनकर अखिलेश की नानी बेहोश होते होते बची कि यह क्या बोल रही है, यह माया नहीं लतिका है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा। हम सब इतने सालों से जी रहे हैं और हमें कुछ पता ही नहीं। साथ ही साथ सौरभ जी की माँ यानी कि अखिलेश की दादी, चाचा, बुआ सब हैरान हो गए कि यह माया नहीं लतिका है। इतने दिनों से हम लतिका को माया समझ रहे थे। अभी भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आधे घंटे का वक्त बीत चुका था। निखिल की हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए साक्षी ने अखिलेश को बोल दिया कि जाकर पहले निखिल को खून देकर आओ। और अब तो तुम्हारी मम्मी ने मुंह खोल ही दिया है, तो आगे का सच भी वह ज़रूर बोलेंगी। पहले निखिल को बचाना ज़रूरी है। और अखिलेश ने निखिल को खून दे दिया। निखिल अब खतरे से बाहर था, लेकिन अब एक दूसरा तूफान घर में आ चुका था। अब सबको सच जानना था, सारा सच। और अखिलेश, तनुजा, साक्षी, इन लोगों को तो पता ही नहीं था कि यह लतिका कौन है। यह नाम इन लोगों ने पहली बार सुना था, लेकिन बाकी सब लोग, मतलब दादी, चाचा, बुआ, नानी, मामा, मौसी, इन सबको लतिका के बारे में पता था। लेकिन सबको यही पता था कि आज से 30 साल पहले लतिका मर चुकी है। लेकिन आज माया बोल रही है कि वह लतिका है। अब माया की माँ ने माया को जोर से झटका दिया और बोला, क्या बकवास कर रही है तू? सारी बात सच सच बता, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। माया ने बोला, माँ, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। मैं माया नहीं हूँ माँ, मैं लतिका हूँ। लेकिन तुम भी आज तक मुझे पहचान नहीं पाई, जबकि तुमने तो हमें जन्म दिया था। अब साक्षी ने गुस्से में बोला, जो कुछ भी कहानी है आप सच सच बताइए, बातें मत बनाइए, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माया उर्फ लतिका ने आगे बोलना शुरू किया। माया मेरी जुड़वा बहन, जो मुझसे 5 मिनट बड़ी थी और उसकी सौरभ जी से शादी हुई थी। शुरू से ही बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की थी। मैं शुरू से ही उग्र और बिगड़ैल स्वभाव की थी। माया की अच्छी शादी हो गई थी। सौरभ जी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। मेरी माँ और बाकी के घर वाले हमेशा मुझसे बोलते थे, तू और माया दोनों जुड़वा बहनें हैं, लेकिन देख दोनों के स्वभाव में कितना फ़र्क है। और देख, अपने शांत स्वभाव के कारण माया ने कितना अच्छा घर वर पाया है। लेकिन तू तो इतनी उग्र और अशांत है कि तुझे तो कोई भी लड़के वाले देखने आएंगे तो ऐसा जहर उगलेगी कि बात वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। खुद में बदलाव ला और माया जैसी शांत बन, तो तुझे भी सौरभ जी जैसा अच्छा वर मिलेगा। मुझसे यह सब बातें बर्दाश्त नहीं होती थी और ना ही मैं माया जैसी बन सकती थी और ना ही मुझे बनना था। मैं जैसी थी वैसी ही अच्छी थी और मुझे वैसे ही रहना था। लेकिन हाँ, माया जब सौरभ जीजू के साथ घर आती थी तो मुझे सौरभ जीजू बहुत अच्छे लगते थे और मेरे मन में भी यह ख्याल आते थे कि सौरभ जीजू को तो मेरा जीवन साथी बनना चाहिए था। मुझ में और माया में कोई फ़र्क नहीं था और कोई भी हमें आसानी से पहचान नहीं सकता था। लेकिन मेरे मन में पाप आ गया था। मुझे अब सौरभ जीजू से प्यार होने लगा था और मुझे हर हाल में सौरभ जीजू ही पति के रूप में चाहिए थे। लेकिन माया के रहते मुझे वह कभी नहीं मिलते। धीरे धीरे सौरभ जीजू भी मेरी मंशा समझने लगे थे और मैं उन्हें आकर्षित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे सौरभ जीजू भी मुझे पसंद करने लगे थे और अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, जिसके बीच का रोड़ा माया थी। क्योंकि अब सौरभ जीजू को भी माया नहीं चाहिए थी, बल्कि मेरे जैसी तेज़ लड़की चाहिए थी। वह भी अब माया के शांत स्वभाव से बोर हो रहे थे। लेकिन माया के रहते यह संभव नहीं था। इस बीच अखिलेश का जन्म हो चुका था। माया को रास्ते से हटाने के लिए मैंने और सौरभ जीजू ने बहुत गहरी साजिश रची थी, जो साजिश आज तक चल रही है। और आज जब मेरे बेटे निखिल की जान पर आफत आ गई तो उस साजिश का अंत भी आ गया। मैंने और सौरभ जीजू ने मिलकर एक बहुत बड़ा खेल खेला है। पिछले 30 सालों से आप लोगों को तो पता ही होगा कि लतिका की मौत कैसे हुई थी। उसके पेट में बहुत दर्द होता था और उसकी बीमारी कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा था और इसी बीच एक दिन वह पेट दर्द से गुजर गई थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वह सब कुछ हमारी साजिश थी
और लतिका ने आगे बोलना शुरू किया। मैंने अच्छा खासा ड्रामा किया था। बड़े से बड़े डॉक्टर को मुझे दिखाया जा रहा था, लेकिन कोई डॉक्टर मेरी बीमारी नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि सच्चाई यह थी कि मुझे कोई बीमारी नहीं थी। मैं बस पेट दर्द का नाटक करती थी। और फिर एक दिन हम लोग ने इतनी घटिया चाल चली जो आज तक तुम लोग समझ नहीं पाए। और वह दिन था लतिका की मौत का दिन। सब लोग हैरानी से सौरभ और लतिका की तरफ देख रहे थे। लतिका ने आगे बोला, याद है माँ, जिस दिन लतिका की मौत हुई थी और वह दिन अखिलेश की नानी को याद आ गया। उस दिन लतिका पेट दर्द से कितना तड़प रही थी और माया और सौरभ वहां आए हुए थे। लतिका के पेट में भयानक दर्द शुरू हो चुका था। घबरा कर सौरभ और माया लतिका को स्कूटर पर बिठाकर तेजी से अस्पताल की तरफ निकले थे। बाकी घर वालों को पीछे से आने के लिए बोला, क्योंकि घर पर उस वक्त लतिका की माँ अकेली थी। लतिका के पिताजी और भाई अपने अपने काम पर गए हुए थे और उस वक्त घर में फ़ोन भी नहीं था। जैसे तैसे लतिका की माँ ने सबको खबर की थी और सब हॉस्पिटल की तरफ गए। तब तक लतिका को स्कूटर से लेकर माया और सौरभ हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, लेकिन लतिका को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। लतिका की सांस नहीं चल रही थी और डॉक्टर ने बोल दिया था कि पता नहीं इसे कौन सी बीमारी थी। हमने तो बहुत जांच की, पर बीमारी पकड़ में ही नहीं आई और अब यह जीवित नहीं है। एक अनजान पेट दर्द की बीमारी से लतिका की मौत हो चुकी थी और फिर कोई क्या ही कर सकता है। लतिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। सौरभ और माया भी कुछ दिनों के बाद अपने घर चले गए। लतिका की माँ लतिका और सौरभ को हैरानी से देख रही थी और बोल रही थी, हाँ तो यह सारी बात तो हमें पता है, इसमें नई बात क्या है, और लतिका जिंदा कैसे है। माया ने बोला, माँ हमने बहुत गंदी साजिश की थी। मैं लतिका ही हूँ माँ, और मेरे पेट में कोई दर्द नहीं होता था, वह सिर्फ एक बहाना था। उस दिन स्कूटर पर भी माया और सौरभ मुझे लेकर निकले थे, क्योंकि माया को मेरी और सौरभ की सच्चाई नहीं पता थी। रास्ते में जो सुनसान जंगल पड़ता है वहाँ सौरभ ने गाड़ी रोक दी थी और माया चिल्ला रही थी, अरे सौरभ आपने गाड़ी क्यों रोक दी, जल्दी चलिए, लतिका के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन गाड़ी से उतरकर मैं और सौरभ हंस रहे थे और मैंने माया से बोला, अरे नहीं माया दीदी, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा, देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सुनकर माया हैरान हो गई। तभी सौरभ ने पीछे से माया को पकड़ लिया और उसका मुंह ज़बरदस्ती खोल दिया और हमने एक तेज़ जहर जो कि हम पहले से लेकर आए थे माया के मुंह में उड़ेल दिया। पीते ही माया की तुरंत मौत हो गई। फिर जल्दी जल्दी माया के कपड़े मैंने पहने और माया को अपने कपड़े पहना दिए और हम अस्पताल पहुंच गए। हमें पता था पापा और भाई जब घर आएंगे उसके बाद ही तुम सब हॉस्पिटल आ पाओगे। इतना वक्त हमारे लिए काफ़ी था और हमें यह भी पता था कि उस सुनसान रास्ते पर उस वक्त कोई नहीं होता, इसलिए हमने बहुत सोच समझकर यह साजिश रची थी। अस्पताल में मैंने माया बनकर डॉक्टर से बोला, इसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, जल्दी से आप देखिए। पहले भी हम कई बार उस डॉक्टर से लतिका को दिखा चुके थे और डॉक्टर ने देखा लतिका की सांस रुक चुकी है और हमने बता दिया था यह पूरा रास्ता पेट दर्द से तड़प रही थी। डॉक्टर ने साफ बोल दिया यह अब जीवित नहीं है और इसकी बीमारी को हम पकड़ नहीं पाए। तब तक आप लोग भी हॉस्पिटल आ चुके थे और माया को लतिका समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर मैंने और सौरभ ने मंदिर में जाकर चुपचाप शादी कर ली और मैं माया बनकर सौरभ के घर चली गई। मैं और लतिका, हमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल था। जब हमें जन्म देने वाली माँ हमें फ़र्क नहीं कर पाई तो कोई और क्या करता। और मैं माया बनकर सौरभ के साथ उसके घर में रहने लगी। कोई आज तक नहीं जान पाया कि मैं माया नहीं, उसकी जुड़वा बहन लतिका हूँ। अखिलेश को माया ने जन्म दिया था, लेकिन दुनिया के सामने मैं माया थी तो अखिलेश मेरा बेटा था। लेकिन सच्चाई यह थी कि अखिलेश मेरा बेटा नहीं था और मैं उसे स्वीकार भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरी जुड़वा बहन का बेटा होने की वजह से उसकी और मेरी शक्ल बहुत मिलती है, क्योंकि सच यह है कि उसकी शक्ल अपनी माँ यानी कि माया से मिलती है। उसके बाद मैंने निखिल और तनुजा को जन्म दिया और वह दोनों मेरी अपनी औलाद हैं। यही वजह थी कि मैं अखिलेश के साथ सौतेला व्यवहार करती थी और सौरभ को भी सौतेला व्यवहार करने के लिए मजबूर करती थी, क्योंकि मुझे नहीं बर्दाश्त होता था कि सौरभ अखिलेश को महत्व दे। अखिलेश मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता था। मैं माया की कोई निशानी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं सौरभ को पूरी तरह से अपना बनाना चाहती थी। लेकिन यह अखिलेश, इसका मैं क्या करती। दुनिया तो इसे मेरा बेटा समझती थी और यह भी मुझे ही अपनी माँ समझता था, तो इसका मैं क्या कर सकती थी। इसलिए मुझे इसे बर्दाश्त करना पड़ता था।
पर मैंने इसे दिल में से कभी भी नहीं अपनाया, जो मेरे व्यवहार से साफ जाहिर होता था। बस यही सच था जो आज आप सब जान चुके हैं। यह सच सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अखिलेश और साक्षी तो हैरान होकर जमीन पर बैठ गए थे। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा सच उनके सामने आएगा। झटका तो सबको लगा था। जिस लतिका को सब मरा हुआ मान रहे थे, वह लतिका तो जीवित थी। मरी तो माया थी, वह तो मरी भी नहीं थी, उसका मर्डर हुआ था। लतिका की माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी एक बेटी ने उनकी दूसरी बेटी को मार दिया। लतिका के भाई और बहनों को भी यकीन नहीं हो रहा था। सबको यह बात पता थी कि लतिका बहुत तेज़ लड़की है, लेकिन इतनी शातिर है या तो कोई सोच भी नहीं सकता था। और सौरभ जीजू, जिसे सब बहुत ही शांत और सीधा समझते थे, वह इतने घटिया इंसान निकलेंगे कि लतिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी का ही कत्ल कर दिया, एक नाजायज़ रिश्ते को जायज़ बनाने के लिए। सब हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अखिलेश, वह तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। चारों ओर सन्नाटा पसर गया था, लेकिन साक्षी, वह पूरे होश में थी और उसने ज़ोर से बोला, इतना बड़ा पाप आप दोनों ने मिलकर किया है और खुलेआम इस दुनिया में घूम रहे हैं, हराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप दोनों को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, आप दोनों को आपकी असली जगह पहुँचाती हूँ। लेकिन लतिका इतनी सीधी भी नहीं थी और उसने बोल दिया, जो करना है कर लो। मेरे बेटे निखिल की जान खतरे में थी, तो आज मैंने सच बोल दिया। लेकिन मैंने जो बोल दिया तुम लोगों ने सुन लिया। क्या सबूत है कि वह सच है? क्या तुमने कोई रिकॉर्डिंग की है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिसके बिना पर तुम मुझे जेल भेजोगे? मैं बोलती हूँ, मैं लतिका नहीं माया हूँ। चलो साबित करो कि मैं लतिका हूँ। कैसे साबित करोगी? क्या लतिका की डेड बॉडी वापस लेकर आओगी? क्या उसका पोस्टमार्टम करवाओगी? कैसे साबित करोगी? मेरे से पंगा मत लेना। मैं बहुत पहुँची हुई चीज़ हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया है। मुझे सौरभ चाहिए थे तो मैंने सौरभ को माया से छीन लिया और अपने रास्ते से हटा दिया। बस तुम लोगों को अच्छा लगे या बुरा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बस अब सारी सच्चाई जान गई हो ना, तो चलो अब अपना रास्ता नापो। हमारे पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। लतिका ने इतने आराम से यह सारी बातें कहीं जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसने कोई गुनाह नहीं किया हो। लेकिन यह सच्चाई सुनकर अखिलेश टूट गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसे वह आज तक अपनी माँ समझ रहा था, वह उसकी माँ ही नहीं थी, बल्कि उसकी माँ की कातिल थी। और इन सब में उसके पिता भी शामिल थे और वह चाहकर भी उसे सज़ा नहीं दिलवा सकता था। लेकिन साक्षी अखिलेश जैसी सीधी नहीं थी, बल्कि लतिका जैसी तेज़ थी। और उसने बोला, अच्छा, 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे यह साबित करने में कि तुम माया नहीं लतिका हो। समझ क्या रखा है तुमने खुद को? कहकर साक्षी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। सौरभ और लतिका हैरान थे कि साक्षी साबित कैसे करेगी कि उसकी सास माया नहीं लतिका है। पुलिस आ चुकी थी और साक्षी ने पुलिस से सारी बातें बोली, लेकिन माया बनकर लतिका पुलिस वालों के आगे ड्रामे करने लगी और बोलने लगी, मेरी बहू मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए पता नहीं कैसे कैसे झूठे इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आज से 30 साल पहले मेरी जुड़वा बहन लतिका एक बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी और उस पुरानी बात को उठाकर आज वह मुझे जेल के पीछे भेजना चाहती है ताकि सारी प्रॉपर्टी अकेले हड़प सके। बहुत ही लालची औरत है साक्षी। लेकिन किसी के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लतिका और सौरभ दोनों ही खुद को निर्दोष साबित करने के लिए बहुत सफाई से झूठ बोलने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह पकड़े गए तो उनका बुढ़ापा जेल में कटेगा, जो कि बहुत कष्टप्रद होगा। लेकिन साक्षी ने ठान लिया था कि उसके पति के साथ जिन 2 लोगों ने पूरा जीवन अपराध किया है और उसके पति की मां का कत्ल किया है, उन्हें तो वह सलाखों के पीछे भेज कर ही रहेगी। अखिलेश की हालत साक्षी से देखी नहीं जा रही थी और साक्षी ने पुलिस वालों से बोला, सर, 2 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर यह माया जी हैं तो अखिलेश ने इनकी कोख से जन्म लिया होगा। आप अखिलेश का और इनका DNA टेस्ट करवा लीजिए, तुरंत पता चल जाएगा कि अखिलेश इनका बेटा है या नहीं। माया ने इस तरह से सोचा ही नहीं था, लेकिन साक्षी ने बहुत कुछ सोच लिया था। साक्षी के कंप्लेंट के आधार पर पुलिस लतिका और सौरभ जी को पकड़कर लेकर जा चुकी थी और निखिल अस्पताल में भर्ती था। तनुजा और गौरव हैरान होकर चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। बाकी के घर वाले भी निशब्द थे, क्योंकि आज बहुत बड़ा झटका सबको लगा था। लेकिन साक्षी पूरे होश में थी
और ख़ुद को संभाल रखा था और उसने एक अच्छे वकील से संपर्क करने की तैयारी शुरू कर दी ताकि कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी कर सके और अपने सास के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचा सके। कम से कम थोड़ा सुकून तो मिलेगा उसके पति और माया जी के बेटे अखिलेश को।